सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया।
उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के कुछ दिलचस्प प्रतिरूप। संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप यानी पैटर्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ पूर्ण संख्याओं का एक प्रतिरूप दिया गया है। यह प्रतिरूप और कुछ नहीं बल्कि त्रिभुजों के रूप में बिंदुओं की व्यवस्था है। ऐसी संख्याएं जिन्हें त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं यानी ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। पंछियों का झुंड भी कई बार त्रिभुज के आकार में उड़ता है। इसी तरह कई बार हवाई जहाज भी त्रिभुज का आकार बनाते हुए उड़ते हैं। इनकी संख्या भी त्रिभुजाकार संख्या ही होती है। क्या आप अगली 3 त्रिभुजाकार संख्याएं बता सकते हैं? सोचिए। आसान है। अगर आप अगली संख्या से पिछली संख्या को घटाते हैं तो आपको इस तरह का क्रम प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 में 2 जोड़कर 3 प्राप्त होते हैं। इसी तरह 3 में 3 जोड़कर 6, 6 में 4 जोड़कर 10 और 10 में 5 जोड़कर 15 प्राप्त होते हैं। इस क्रम के आधार पर 15 में से 6 जोड़कर अगली संख्या 21 प्राप्त होगी। इस तरह 21 में 7 जोड़कर संख्या 28 और 28 में 8 जोड़कर संख्या 36 प्राप्त होगी। आइए एक और पैटर्न देखें। अगर हम 1, 4, 9, 16 इत्यादि संख्याओं में कोई एक संख्या लेते हैं तो इस संख्या को बिंदुओं के वर्गों यानी स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इन संख्याओं को वर्गाकार संख्याएं यानी स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। क्या आप इन संख्याओं से कोई संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं? विचार करें। यहाँ 1 गुना 1 होता है 1, 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, 3 गुना 3 बराबर 9 होता है, 4 गुना 4 बराबर 16 होता है। इसी तरह अगली संख्या 5 गुना 5 बराबर 25 होगी। इस समझ के आधार पर आप और वर्गाकार संख्याएं पता कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में कई बार हमें मौखिक कलन यानी वर्बल कैलकुलेशंस करना आवश्यक हो जाता है। पैटर्न की समझ से मौखिक कलन आसानी से किया जा सकता है। जैसे इस पैटर्न को देखें। यहाँ 1423 धन 9 को आसान बनाने के लिए 1423 में 10 मिलाए हैं और 1 घटाया है। इसी तरह 1423 धन 99 को आसान बनाने के लिए 1423 में 100 मिलाए हैं और 1 घटाया है। क्या आप 1423 धन 999 को इसी प्रकार हल कर पाएंगे? ये इस प्रकार हल किया जा सकता है। क्या आप 9, 99,
999 इत्यादि संख्याओं के व्यवकलन के लिए कोई पैटर्न पता कर सकते हैं? सोचिए। यहाँ 9 को घटाने के स्थान पर पहले हम 10 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। यहाँ 99 को घटाने के स्थान पर पहले हम 100 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ 999 को घटाने के स्थान पर पहले हम 1000 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक इसी तरह हम गुणन के लिए भी पैटर्न देख सकते हैं। वीडियो रोककर इस पैटर्न को समझें। यहाँ हमने 999 को गुना करने के स्थान पर 10 ऋण 1, 100 ऋण 1 और 1000 ऋण 1 से गुना किया है। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से इन्हें इस तरह लिखा जा सकता है और आसानी से हल किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के कुछ दिलचस्प प्रतिरूप। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के पैटर्न या प्रतिरूप के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप के उदाहरण। संतरों की एक पेटी में 189 संतरे रखे जाते हैं। अगर एक ट्रक में संतरों की 120 पेटियां भेजनी है तो कितने संतरे आवश्यक होंगे? दिए उदाहरण से यह पता चलता है कि एक पेटी में संतरों की संख्या है 189। इस तरह से 120 पेटियों में कुल संतरे होंगे 120 गुना 189। अगर इस गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना हो तो आप यह कैसे करेंगे? हम 189 को 200 ऋण 10 ऋण 1 लिखेंगे। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हल करने पर हमें जवाब प्राप्त होता है 22,680। अगला उदाहरण, यदि खिलौनों की एक पेटी में 125 खिलौने रखे जाते हैं तो 64 पेटियों में कितने खिलौने होंगे? चूंकि एक पेटी में खिलौनों की संख्या है 125, इसलिए 64 पेटियों में खिलौनों की संख्या होगी 64 गुना 125। हम गुणन की संक्रिया से इसका हल तो पा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कठिन होगा। आइए 5, 25, 125 जैसी संख्याओं से गुणन की आकर्षक विधि सीखें। आइए पहले 64 गुना 5 को कैसे हल करेंगे यह सीखें। चूंकि 5 बराबर 10 विभाजित 2, जिसे हम 10/2 इस भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समझ से अगर हमें 64 को 5 के साथ गुना करना हो तो हम इसे 64 गुना 10/2 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसे हल करने के लिए पहले 64 का 2 से विभाजन यानी डिवीजन करेंगे, जिसका परिणाम होगा 32। फिर 32 के साथ 10 का गुणन करेंगे, इससे 320 जवाब प्राप्त होगा। यह विधि बिना लिखे मस्तिष्क में ही यानी मौखिक रूप से आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार से 64 गुना 25 करना हो तो 25 के स्थान पर 100/4 इस भिन्न का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। हल करने पर जवाब 1600 प्राप्त होगा। अब दिए उदाहरण में हमें 64 का गुना 125 के साथ करना हो तो कैसे करेंगे? 125 बराबर 1000/8, इसलिए 125 के स्थान पर 1000/8 व्यक्त करेंगे। फिर 64 का 8 से विभाजन करेंगे और इसके परिणाम 8 को 1000 के साथ गुणन करेंगे। इससे जवाब प्राप्त होगा 8000। इसलिए यदि खिलौनों की एक पेटी में 125 खिलौने रखे जाते हैं तो 64 पेटियों में 8000 खिलौने होंगे। यहाँ हमें 3 प्रतिरूप देखने मिलते हैं। पहले प्रतिरूप 5, 25, 125 इत्यादि में संख्या को 5 से गुना करने से अगली संख्या मिलती है। दूसरे प्रतिरूप 10, 100, 1000 इत्यादि में संख्या को 10 से गुणा करने से अगली संख्या मिलती है। तीसरे प्रतिरूप 2, 4, 8 इत्यादि में संख्या को 2 से गुणा करने से अगली संख्या मिलती है।
अगला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कर अगला चरण लिखिए। आइए पहले चरण को समझें। यहाँ 5 को 10/2 इस भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया है, जिसका मान 5 के बराबर ही है। फिर 44 को 2 से विभाजन किया है और आने वाले भागफल के साथ 10 का गुणन किया है। इसी तरह का क्रम 15 और 25 के गुणन के लिए भी प्रयोग किया है। इस प्रकार से अगला चरण होगा 44 गुणा 35, जिसे हम व्यक्त करेंगे भिन्न 70/2 से। फिर हम 44 को 2 से विभाजन करेंगे और आने वाले भागफल 22 के साथ 70 का गुणन करेंगे, जिसे 22 गुना 70 से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हमें 2 प्रतिरूप देखने मिलते हैं। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूपों के उदाहरण। इस वीडियो से आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। साधारण गलती 1, 99 गुना 9999 बराबर क्या होगा? कई बार उदाहरण का हल प्राप्त करने के लिए दी संख्याओं का गुणा करने की कोशिश की जाती है, जबकि प्रतिरूप की समझ से हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गुणन की विधि से 99 गुना 9999 का हल प्राप्त करना कठिन होता है। कई बार प्रतिरूप का उपयोग कर दिए उदाहरण को 99 गुना 10,000-1 लिखा जाता है, लेकिन इसे हल करते समय 99 का गुणा सिर्फ 10,000 के साथ किया जाता है। इस गलती के कारण गलत जवाब 9,89,999 दिया जाता है। सही समझ है 99 गुना 9,999 को 99 गुना 10,000-1 ऐसे लिखा जा सकता है और हल कोष्ठक में स्थित दोनों संख्याओं से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हल करने पर सही जवाब 9,90,000-99 बराबर 9,89,901 प्राप्त होता है। साधारण गलती 2, किसी गांव में एक पुस्तकालय बनाया गया। पुस्तकालय में पहले दिन 9 बच्चे, दूसरे दिन 11 बच्चे, तीसरे दिन 14 बच्चे, चौथे दिन 18 बच्चे आए। क्या आप पता कर सकते हैं पुस्तकालय में इसी क्रम से 7वें दिन कितने बच्चे आएंगे? कई बार यह समझने में कठिनाई होती है कि दिए उदाहरण में संख्याएं एक क्रम में है, यानी कि प्रतिरूप में है। इससे छात्र उदाहरण का हल ज्ञात नहीं कर पाते। आज हम देखेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण के उदाहरण। सही और गलत कथन पहचानिए। 2 न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल्स पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे के पूरक कोण कहा जाता है, और अगर किन्हीं 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इन्हें संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। इस आधार पर चलिए पता करें दिया कथन सही है या गलत। हम 90 डिग्री के कोण को विभाजित कर 2 कोण बनाएं तो वे न्यून कोण ही प्राप्त होंगे, यानी कि 2 न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं, इसलिए दिया कथन सही है। 2 न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। चलिए पता करें दिया कथन सही है या गलत। मान लीजिए कोण A और कोण B न्यून कोण है। इसका अर्थ हुआ कोण A 90 डिग्री से छोटा है और कोण B भी 90 डिग्री से छोटा है। अगर हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कोण A धन कोण B का योग 180 डिग्री से कम ही प्राप्त होगा। इससे यह पता चलता है कि 2 न्यून कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते, यानी कि दिया कथन गलत है। 2 अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल्स पूरक कोण हो सकते हैं। चलिए पता करें यह कथन सही है या गलत। मान लीजिए कोण A और कोण B अधिक कोण है। इसका अर्थ हुआ कोण A 90 डिग्री से बड़ा है और कोण B भी 90 डिग्री से बड़ा है। अगर हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कोण A धन कोण B का योग 90 डिग्री से ज्यादा ही प्राप्त होगा। इससे यह पता चलता है कि 2 अधिक कोण पूरक कोण नहीं हो सकते, यानी कि दिया कथन गलत है। 2 अधिक कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह कथन सही है या गलत? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए कोण A और कोण B अधिक कोण है। इसका अर्थ हुआ कोण A और कोण B 90 डिग्री से बड़े हैं। अगर हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कोण A धन कोण B का योग 180 डिग्री से ज्यादा ही प्राप्त होगा। इससे यह पता चलता है कि दो अधिक कोण संपूरक कोण भी नहीं हो सकते, यानी कि यह कथन गलत है। ध्यान रहे, अगर एक कोण न्यून कोण हो और दूसरा अधिक कोण तो इनका योग 180 डिग्री हो सकता है, यानी कि वे संपूरक कोण हो सकते हैं। दो समकोण यानी राइट एंगल्स पूरक कोण हो सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दो समकोण पूरक कोण नहीं हो सकते क्योंकि इनका योग 180 डिग्री होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। इसलिए दो समकोण पूरक कोण नहीं हो सकते, इसलिए यह कथन गलत है। दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं। अगर हम दो समकोणों को जोड़े तो हमें इनका योग 180 डिग्री प्राप्त होता है, इसलिए दोनों समकोण संपूरक कोण होते हैं, यानी कि दिया कथन सही है। सही कथन और गलत कथन की पहचान करते हुए अब आप जान ही गए होंगे कि दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, लेकिन वे संपूरक कोण नहीं हो सकते। दो अधिक कोण एक दूसरे के न तो पूरक कोण हो सकते हैं और न ही संपूरक कोण, और दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकते, लेकिन संपूरक कोण हो सकते हैं। आज हमने देखे पूरक कोण और संपूरक कोण के उदाहरण। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछली कक्षा में हमने एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनाकर इस पर पूर्णांकों को निरूपित किया। इस संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया जाता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच की दूरी इकाई दूरी कहलाती है। चलिए शून्य से 1 के बीच की इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएं। इस तरह से इनमें से प्रत्येक भाग इकाई दूरी का 1/10 भाग होगा। यदि हम शून्य से शुरुआत करें तो एक भाग लेकर संख्या रेखा पर संख्या 1/10 दर्शाई जा सकती है। इसी तरह दो भाग लेने पर 2/10, तीन भाग लेने पर 3/10 इत्यादि भाग दर्शा सकते हैं। इसी तरह 10 में से 10 भाग लेकर एक संपूर्ण यानी 1 दर्शा सकते हैं। अभी अभी हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को अंकित किया है। चलिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण विस्तार से समझें। मान लीजिए हमें परिमेय संख्या ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। वीडियो रोककर पहले आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ परिमेय संख्या ऋण 5/6 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर एक संख्या से छोटी संख्या को उसके बाईं तरफ और बड़ी संख्या को उसके दाईं तरफ दर्शाया जाता है। चूंकि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मान 0 से कम है, इसलिए इनका स्थान 0 के बाईं ओर है। इसलिए ऋण 5/6 का स्थान भी 0 के बाईं ओर होगा। चलिए ऋण चिन्ह को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें। अब हम देखते हैं कि 5/6 में अंश 5 हर 6 से छोटा है। इससे यह ज्ञात होता है कि 5/6 यह संख्या 1 से यानी कि इकाई से छोटी है। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋण 5/6 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच है। ऋण 5/6 का सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से ऋण 1 के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इस तरह इन 6 भागों में से किन्हीं भी दो क्रमागत भागों के बीच दूरी होगी 1/6। परिमेय संख्या ऋण 5/6 का अंश हमें बताता है कि हमें 0 के बाईं ओर 1/6 दूरी के 5 भाग लेने होंगे। इससे हमें ऋण 5/6 का सटीक स्थान प्राप्त होगा।
अब क्या आप 15/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 15/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह शून्य के दाईं ओर है। हम 15/4 को 3 और 3/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 के बीच की इकाई दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब हम 3 पूर्ण और 1/4 दूरी के 3 भाग लेकर संख्या 3 और 3/4 यानी 15/4 दर्शाएंगे। अब आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित अवश्य कर पाएंगे। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछली कक्षा में हमने एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनाकर इस पर पूर्णांकों को निरूपित किया। इस संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया जाता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच की दूरी इकाई दूरी कहलाती है। चलिए 0 से 1 के बीच की इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएं। इस तरह से इनमें से प्रत्येक भाग इकाई दूरी का 1/10 भाग होगा। यदि हम 0 से शुरुआत करें तो एक भाग लेकर संख्या रेखा पर संख्या 1/10 दर्शाई जा सकती है। इसी तरह 2 भाग लेने पर 2/10, 3 भाग लेने पर 3/10 इत्यादि भाग दर्शा सकते हैं। इसी तरह 10 में से 10 भाग लेकर एक संपूर्ण यानी 1 दर्शा सकते हैं। अभी अभी हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को अंकित किया है। चलिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण विस्तार से समझें। मान लीजिए हमें परिमेय संख्या ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। वीडियो रोककर पहले आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ परिमेय संख्या ऋण 5/6 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर एक संख्या से छोटी संख्या को उसके बाईं तरफ और बड़ी संख्या को उसके दाईं तरफ दर्शाया जाता है। चूंकि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मान 0 से कम है, इसलिए इनका स्थान 0 के बाईं ओर है। इसलिए ऋण 5/6 का स्थान भी
शून्य के बाईं ओर होगा। चलिए ऋण चिन्ह को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें। अब हम देखते हैं कि 5/6 में अंश 5 हर 6 से छोटा है। इससे यह ज्ञात होता है कि 5/6 यह संख्या 1 से यानी कि इकाई से छोटी है। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋण 5/6 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच है। ऋण 5/6 का सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से ऋण 1 के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इस तरह इन 6 भागों में से किन्हीं भी 2 क्रमागत भागों के बीच दूरी होगी 1/6। परिमेय संख्या ऋण 5/6 का अंश हमें बताता है कि हमें 0 के बाईं ओर 1/6 दूरी के 5 भाग लेने होंगे। इससे हमें ऋण 5/6 का सटीक स्थान प्राप्त होगा। अब क्या आप 15/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 15/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह 0 के दाईं ओर है। हम 15/4 को 3 और 3/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 के बीच की इकाई दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब हम 3 पूर्ण और 1/4 दूरी के 3 भाग लेकर संख्या 3 और 3/4 यानी 15/4 दर्शाएंगे। अब आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित अवश्य कर पाएंगे। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। नीचे दर्शाई संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच समान दूरी है। ज्ञात कीजिए बिंदु P और Q कौन सी परिमेय संख्या को अंकित करते हैं। दर्शाई गई संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच बराबर दूरी है। यह दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसी संख्या से उसके बाईं ओर की संख्या को घटाएंगे। जैसे यहाँ 0 ऋण कोष्ठक में ऋण 1/7 बराबर 1/7 है, यानी कि 0 और ऋण 1/7 के बीच की दूरी 1/7 इकाई है। इससे हमें यह पता चलता है कि संख्या रेखा पर यदि हम 0 के बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं 1/7 से कम हो रही है। यहाँ ऋण 6/7 के बाईं ओर 1/7 दूरी चलने पर हमें बिंदु P प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह बिंदु ऋण 6/7 ऋण 1/7 बराबर ऋण 7/7 को निरूपित करेगा, यानी कि संख्या ऋण 1 को निरूपित करेगा। इसी तरह अब आप बिंदु Q कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करता है, स्वयं ज्ञात कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर 35/8 को निरूपित कीजिए। यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक हो तो पहले हम इसे धनात्मक करते हैं। इसके लिए हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो। इससे हमें परिमेय संख्या ऋण 35/8 प्राप्त होगी। ऋण 35/8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान 0 के बाईं ओर है। हम ऋण 35/8 को ऋण 4 और 3/8 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दी गई परिमेय संख्या का स्थान ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम ऋण 4 और ऋण 5 के बीच की इकाई दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इनमें से 3 भाग लेकर संख्या ऋण 4 और 3/8
यानी ऋण 35/8 दर्शाएंगे। अगला उदाहरण, बिंदु PQRS में से प्रत्येक बिंदु 3/2, ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 में से एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है, लेकिन दिए गए क्रम से नहीं। बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर। बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। प्रत्येक बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इन्हें संख्या रेखा पर व्यवस्थित कीजिए। वीडियो रोककर आप इस पहेली को सुलझाने का स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले दी गई सूचनाओं से बिंदु PQRS को सही क्रम से व्यवस्थित करें। पहली सूचना हमें बताती है कि बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर, यानी कि अवश्य यह बीच के किसी स्थान पर होगा। हम कह सकते हैं कि बिंदु Q या तो इस स्थान पर होगा या इस स्थान पर। चलिए इन दो संभावनाओं को इस प्रकार दर्शाएं। दूसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। इस तरह से हम बिंदु R इस स्थान पर या इस स्थान पर दर्शा सकते हैं। तीसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। इस स्थिति में बिंदु R के दाईं ओर बिंदु P को रखा जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था गलत है। अब हम शेष बिंदु S को रिक्त स्थान पर रखेंगे। इससे हमें बिंदुओं का क्रम प्राप्त होगा SQRP। इसी तरह अब हम दी गई परिमेय संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम संख्या रेखा पर दी गई परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसे हम 1 और 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका स्थान 1 और 2 के बीच में है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 1 से 2 के बीच की दूरी को हर जितने भागों में यानी 2 भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि अंश 1 है, इसलिए इन 2 भागों में से एक भाग लेकर हम संख्या 1 और 1/2 या 3/2 निरूपित करेंगे। इसी तरह हम ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 को निरूपित करेंगे। परिमेय संख्याओं के क्रम और दिए गए बिंदुओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम कह सकते हैं कि बिंदु S परिमेय संख्या ऋण 7/4 को, बिंदु Q परिमेय संख्या ऋण 4/5 को, बिंदु R परिमेय संख्या 3/2 को तथा बिंदु P परिमेय संख्या 10/3 को निरूपित करते हैं। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन बेहद खतरनाक, ताकतवर और फुर्तीला है। हम बात करेंगे तेंदुआ यानी लेपर्ड की। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुआ भारत के जंगलों में आमतौर पर पाए जाने वाला एक शिकारी जानवर है और मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। ये देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है, जो गर्म इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों में भी पाए जाते हैं। बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले तेंदुए को हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। तेंदुआ माहिर शिकारी की श्रेणी में आने वाला जानवर है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि ये अपने शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं देता है। तेंदुआ आकार में बाघ और शेर से छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में ये बाघ और शेर से कम फुर्तीला नहीं होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। पटना जू में हमारी तैयारी है कि लेपर्ड इनक्लोजर को एक नया लुक दिया जाए, इसे सी थ्रू बनाया जा सके, जिससे दर्शक आसानी से इसे आस पार आड़ पार देख सके और उनके लिए एक विजिटर गैलरी भी हो। लेपर्ड जो है किसी भी शिकार को लेकर के मतलब आराम से खाना पसंद करता है, और इसके लिए जनरली वो शिकार को लेकर और काफ़ी ऊंचाई पे पेड़ पे लगभग 15 से 20 फीट तक ऊपर ले जाकर, जैसे चीतल को ऊपर डाली पर ले जाकर के बैठ के आराम से खाना पसंद करता है, ताकि इसके शिकार को कोई दूसरा जानवर इसे छीन ना सके। एक स्वस्थ तेंदुए का जीवन काल लगभग 20 वर्षों का होता है। मादा तेंदुआ नर तेंदुआ से आकार और वजन में कम होती है। नर तेंदुए का वजन 37 से 91 किलोग्राम तक होता है और मादा तेंदुए का वजन 28 से 60 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 45 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये काफी अच्छे तैराक होते हैं और नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका, चीन और भारत में पाए जाते हैं। तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इनकी पहचान है। परंतु कुछ तेंदुए काले रंग के भी होते हैं, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। आमतौर पर जंगलों में ये अकेला रहना पसंद करते हैं। शेरों की तरह झुंड बनाकर रहना इन्हें पसंद नहीं है। वयस्क होते ही ये अपने परिवार से अलग होकर अकेले रहने लगते हैं और अपना जीवन का ज्यादातर भाग पेड़ों पर अकेले ही बिता देते हैं। पेड़ों से ही ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं। कभी कभी यह घास में छिपकर भी अपने शिकार का पीछा करते हैं। तेंदुआ 2.5 से 4 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 90 से 105 दिनों का होता है और मादा तेंदुआ एक बार में 2 या 4 शावकों को जन्म देती है। इनकी पूंछ लंबी होती है, जो इन्हें संतुलित करने में और तेज रफ्तार में मुड़ने में मदद करती है। ये काफी तेज दौड़ते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये हवा में 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। बाघ की अपेक्षा में इसका पगमार्क काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जंगलों में गणना कर पाते हैं कि ये तेंदुआ और बाघ का जो पगमार्क है उससे अलग अलग, बिल्कुल अलग तरीके से पहचान हो जाती है। बाघ का इनसे बड़ा होता है। बाघ का लगभग 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक जाता है और लेपर्ड का उस हिसाब से काफ़ी छोटा रहता है, जो एक दोनों में भिन्नता प्रदान करता है। और गद्दी और नाखून दोनों बिल्कुल अलग अलग बाघ के होते हैं। लेपर्ड के जो होते हैं नाखून का जो पगमार्क होता है काफ़ी छोटा होता है, बाघ का काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी कोई भी आदमी जंगल में पहचान कर पाता है कि ये बाघ का पगमार्क है और ये तेंदुआ का पगमार्क है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं और IUCN में इनका जो स्टेटस है लोअर रिस्क पे रखा गया है। इनका जो संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव है काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। मौसम के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। मौसम के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन होता रहता है। भोजन में हम लोग प्रमुख रूप से इनको महिष मांस दिया जाता है और गर्मी के मौसम में इनके नाइट हाउस में कूलर, पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार जाड़े के मौसम में हीटर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। रोशनदान वगैरह को फूस से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें ठंड न लगे।
और चूँकि रख रखाव पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक रूप से इनके केजों की सफाई होती है, इनके केज बाड़े में घास कटाई होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में ये तेंदुए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। GST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है, और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार 2 मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगल मकाऊ। ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र,
तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम लिख हुआ है। सारसा, सारसा संस्कृत का वो शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो शर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े, ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।